हाँ, मैं लोहा हूँ, इतिहास की गर्तों में खोया हुआ, काल की परतों में सोया हुआ। फसल आने पर मनाते हैं सभी त्योहार, वे भी जो नहीं जानते कि फसलें पकने तक कितने रंग बदलती हैं। गुरुत्व और जड़त्व को तोड़े बिना नहीं हो सकता कोई प्रेम। प्रेम के लिए बहना पड़ता है। जी हाँ साथियों, ये पंक्तियां हैं डॉक्टर राजेश पाल जी की। अमन डॉक्टर राजेश लेखक संघ साझा प्रयास से जो कर रहे हैं आज का सवाल व दलित लेख उसकी श्रृंखला दूसरी कड़ी में मैं सरिता संधू आज के कार्यक्रम के आमंत्रित कवि डॉक्टर राजेश पाल जी, लिखावट के संयोजक श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी, दलित के संरक्षक श्री हीरालाल राजस्थानी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इसके अलावा इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मैं बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं, अनुराधा कनौजिया जी, ब्रिजमोहन सिंह जी, करमचंद आर्या जी, ममता जयंत जी, राजकुमार सामरिया जी, संतोष सामरिया जी और सुरेश मुले जी, इन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर राजेश पाल जी का कुछ संक्षिप्त शब्दों में मैं परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश पाल जी डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के गणित विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय फेलोशिप पुरस्कार 2013 से सम्मानित व्यक्ति हैं। उनका प्रकाशित कथा संग्रह है लुटिया में लोकतंत्र। पानी के भीतर आग और तुम भी सोचो, ये उनके 2 प्रकाशित कविता संग्रह हैं और शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला संग्रह है पानी का नहीं देश और आजादी में आजादी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में डॉक्टर राजेश पाल जी आपकी कविताएं, कहानियां और लेख प्रकाशित होते रहते हैं और एक बड़े ही सम्मान की बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसे पढ़कर मुझे खुद सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि 22वें राष्ट्रीय अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान दल के सदस्य के रूप में आपने अंटार्कटिका में सर्वेक्षण परियोजना कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो डॉक्टर राजेश पाल जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। एक लाइन जो मुझे याद आ रही है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक रोमांटिक पोइट हुए हैं, and this line is written by William Wordsworth, and he says that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. कविता एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी विधा है जो हमारे मन के भावों को, हर तरह के भावों को एक्सप्रेस करती है, बताती है। तो आप लोगों के बीच में मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर राजेश पाल जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि वो अपनी कविताओं का वाचन करें। डॉक्टर राजेश पाल जी। धन्यवाद सरिता संधू जी। लिखावट और दलेस के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर आदरणीय मिथिलेश श्रीवास्तव जी और मित्र हीरालाल राजस्थानी द्वारा मुझे आज आमंत्रित करने पर उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी साथियों मित्रों को मेरा जय भीम। मित्रों, हम आज के सवाल और दलित लेखन की दूसरी कड़ी पर आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के महत्वपूर्ण सवाल, जब हम एक विषमता मूलक समाज में रह रहे हैं, तो जब समाज के बजाय सत्ता से चुनौतियां मिलने लगें तो सवाल और बड़े हो जाते हैं। आज जिस समय में हम रह रहे हैं उसके सवाल क्या महत्वपूर्ण हैं, इन पर भी कविता पाठ से पहले हमें थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए कि किस प्रकार से
जो संविधान के द्वारा हमें प्रजातांत्रिक अधिकार प्राप्त हुए थे, उन प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किस तरह से हो रहा है। सत्ता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दखल के द्वारा समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के द्वारा कमजोर और दमित वर्गों का किस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है। सामाजिक न्याय के विषय पर किस तरह से राजनीति होती रही है और उसे किस तरह से बेईमानी कर दिया गया है। और इससे भी बढ़कर के जो लोग इस अन्याय, दमन और उत्पीड़न का विरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध की उन आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने से उनको आवाज़ों को दबाने के लिए उन्हें जेलों में ठूस दिया गया है और ठूसा जा रहा है। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में यह एक आवश्यक सवाल बन जाता है कि दलित लेखन किस स्थिति में खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जब समाज के बजाय सत्ता से चुनौतियां मिलने लगें, सत्ता की दखलअंदाजियां बढ़ने लगें, तो दलित साहित्य लेखन की ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसकी चुनौतियां दुगनी हो जाती हैं। तो ऐसे समय में दलित साहित्य में निश्चित रूप से प्रतिरोध का साहित्य लिखा जा रहा है। दलित साहित्य अपने आप में फूले अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित अस्मिताबोध का साहित्य, दलित चेतना और प्रतिरोध का साहित्य है। तो ऐसे समय में प्रतिरोध का साहित्य नए तरीके से किस तरीके से आ रहा है, यह आज के सवाल हैं और इन पर हमें बात करनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं अपना कविता पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे कविताओं में अस्मिताबोध की कविताएं, दलित चेतना की कविताएं, प्रतिरोध की कविताएं और अनुभूति जन्य संवेदना की कविताएं भी हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों के सम्मुख अपना कविता पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहली कविता है फसलें। मौसम फसलें लेकर आता है और फसलें भी लाती हैं कुछ मौसम। मौसम फसलें लेकर आता है और फसलें भी लाती हैं कुछ मौसम। फसल आने पर सभी मनाते हैं त्यौहार, वे भी जो नहीं जानते फसलें पकने तक कितने रंग बदलती हैं। मौसम के साथ मिट्टी का रंग बदलता है और गंध भी जो किसान की आत्मा में बसता है। मौसम के साथ मिट्टी का रंग बदलता है और गंध भी जो किसान की आत्मा में बसता है। फसल के रंग के साथ बदलता है किसान का चेहरा। फसल के रंग के साथ बदलता है किसान का चेहरा, पर अफसोस किसान के चेहरे बैंकों में गिरवी पड़े हैं आत्महत्या तक। पर अफसोस किसान के चेहरे बैंकों में गिरवी पड़े हैं आत्महत्या तक। मेरी अगली कविता है पानी हूँ। पानी हूँ, आग लग जाती है मेरे भी भीतर, मेरी धार पत्थर को काटती है। पानी हूँ, आग लग जाती है मेरे भी भीतर, मेरी धार पत्थर को काटती है। कभी पत्थर के पेट से रिश्ता हूँ, तरल से वाष्प बनता हूँ। मीठा हूँ, खारा हूँ, मुलायम हूँ, सख्त हूँ, जमता हूँ, उड़ता हूँ, रूप बदलता हूँ, पर खत्म नहीं होता। पानी हूँ, कम हो गया तो मरोगे, ज्यादा हो गया तो मरोगे। मुझे रखो संभाल कर इतना कि पलकों में बची रहे नमी। पानी हूँ, कम हो गया तो मरोगे, ज्यादा हो गया तो मरोगे। मुझे रखो संभाल कर इतना कि पलकों में बची रहे नमी। पानी हूँ,
मुझ में खेलो पर मुझसे मत करो खिलवाड़, मेरी धार पत्थर को काटती है, मेरी धार पत्थर को काटती है। मेरी अगली कविता है तुम भी सोचो। तुम भी सोचो, अगर सोच सकते हो, पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ, जलालत और उपेक्षा भरी जिंदगी जीना कितना आत्महंता होता है अपने जैसे इंसानों के बीच। किसी की चेतना को झंझोड़ सकता है पंक्ति में किसी को सबसे अलग, उपेक्षित व सबसे पीछे खड़ा करना, जबकि वह यह समझ रहा हो समाज के संगठन में मेरा दोष क्या है। तुम भी सोचो, अगर सोच सकते हो, पूरी तैयारी के साथ इंसान को इंसान न समझना कितना अमानवीय है। पर मुझे मालूम है तुम नहीं सोचोगे। तुमने बंद कर लिए हैं अपनी सोच के सारे खिड़की दरवाजे। तुम्हें डर है कहीं तुम्हारी सोच में आ न जाए हवा का कोई साफ सुथरा झोंका। तुम हो न जाओ मजबूर ईमानदारी से सोचने के लिए। तुम्हें लड़ना न पड़ जाए अपने ढांचे में फिट संस्कारों से। तुम भी सोचो, अगर बहुत जल्दी तुम्हें भी सोचना बंद कर दें इंसान। तुम भी सोचो, अगर बहुत जल्दी तुम्हें भी सोचना बंद कर दें इंसान। अगली कविता है लोहा और सोना। हाँ, मैं लोहा हूँ, धूसर काला, इतिहास की गर्तों में खोया हुआ, काल की परतों में सोया हुआ। मैंने ही ढोया है सभ्यता को धुरी का पहिया बनकर। दुनिया की धमनियों में बिछा हूँ पटरी और पहिया बनकर। आग में तमतमाकर मैं ही पिटा हूँ लुहार के हथौड़े के नीचे, और बदल गया हूँ तलवारों में। मैंने जीते हैं कितने ही गढ़, सुरक्षित रखे हैं कितने ही ताज। हाँ, तुम सोना हो, बने हो ताज और आभूषण मेरी ही बदौलत। मैंने सभ्यता को अपने सिर पर ढोकर होकर सर्वसुलभ श्रेणी में पाया है सबसे निकृष्ट स्थान। हाँ, मैं लोहा हूँ, अब मेरी धार चमकेगी, तुम्हें मानना ही पड़ेगा मेरा लोहा। हाँ, मैं लोहा हूँ, अब मेरी धार चमकेगी, तुम्हें मानना ही पड़ेगा मेरा लोहा। मेरी अगली कविता है जो किसान आंदोलन को समर्पित है। किसान। किसान को अन्नदाता कह देने से उसका पेट नहीं भर जाता है। किसान को अन्नदाता कह देने से उसका पेट नहीं भर जाता है, और धरती पुत्र कह देने से उसके कंधे का भार कम नहीं हो जाता है। किसान के बीच में घुसे बिना देखना संभव नहीं है रात दिन शान पर चढ़कर भी किसान किस आन से जीता है। दरअसल किसान का वजन खेत में खड़े होकर नहीं, खेत में हल जोत कर ही देखा जा सकता है। अगली कविता है बोलते रहना जरूरी है। इस वक्त जब हर तरफ शोर ही शोर हो, सच्ची बात शोर में दबी जा रही हो, बात दबने के डर से बोलना बंद नहीं कर देना चाहिए। इस वक्त जब हर तरफ शोर ही शोर हो, सच्ची बात शोर में दबी जा रही हो, बात दबने के डर से बोलना बंद नहीं कर देना चाहिए। दरअसल शोर देर तक नहीं चलता है, फिर शोर करने वाले भले ही ज्यादा हों, वे थक भी जल्दी जाते हैं। शोर के बीच सही बात भले ही सुनाई ना दे, पर उसे सुनाते रहना जरूरी है, जिससे बोलने वाले का हौसला बना रहता है और चुप रहने का खतरा टल जाता है। शोर के बीच सही बात भले ही सुनाई ना दे, पर उसे सुनाते रहना जरूरी है, जिससे बोलने वाले का हौसला बना रहता है और चुप रहने का खतरा टल जाता है। अगली कविता है राजा की भाषा।
राजा की भाषा बोलने वाले लोग खुश थे कि उन्होंने राजा को खुश किया। राजा की भाषा बोलने वाले लोग खुश थे कि उन्होंने राजा को खुश किया। दरअसल वे अपनी पीढ़ियों की जुबान सिल रहे थे। वे राजा को खुश करके राजद्रोह से बचना चाहते हैं। राजा की भाषा में नहीं हो सकते प्रजा के स्वर, तो प्रजा की भाषा में नहीं होने चाहिए उसके रस। राजा की भाषा में नहीं हो सकते प्रजा के स्वर, तो प्रजा की भाषा में नहीं होने चाहिए उसके रस। राजा की ताल पर करताल करने वाले लोग नहीं कर सकते प्रजा के साथ कदम ताल। इसलिए इतिहास गवाह है, पटाक्षेप के बाद ऐसे लोग या तो सूली पर लटके हैं या भीड़ में पैरों तले कुचले गए हैं। अगली कविता है तैयारी। तय है कि आग पर बहस करने से आग नहीं जल जाएगी। तय है कि आग पर बहस करने से आग नहीं जल जाएगी, पर हो सकता है कि कुछ लोग आग जलाने की तैयारी कर लें। इस तरह तैयारी कई बार आग जलने से बेहतर है, क्योंकि आग तो जलकर बुझ सकती है, पर तैयारी सही वक्त पर कारगर होती है। इस तरह बहस आग न जलाए, पर वक्त पर जरूरत के लिए तैयार तो करती है। इसलिए अंजाम के लिए बहस जारी रहनी चाहिए। इसलिए अंजाम के लिए बहस जारी रहनी चाहिए। और एक अगली कविता है ऊंचाई। मित्रों, मेरा ये मानना है कि विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनको अगर सरल रूप में जीवन के प्रतिमान बना दिया जाए तो वह कविता को एक अलग तरह का आकर्षण बनाती है। तो उसी के रूप में ये कविता है ऊंचाई। कि किया हुआ कार्य ऊंचाई में बदल जाता है। किया हुआ कार्य ऊंचाई में बदल जाता है, या यूं कहें ऊंचाई पर पहुंचने के लिए काम करना होता है। जैसे जैसे पहुंचता है आदमी ऊंचाई पर, लोग छूटने लगते हैं, आदमी अकेला होने लगता है, ढेरों खतरे भी बढ़ जाते हैं ऊंचाई पर। सबसे बड़ा खतरा तो ये होता है आदमी नीचे गिरने से डरने लगता है। ऊंचाई पर दबाव तो घट जाता है, पर गुरुत्व के कारण स्थिति बढ़ जाती है। गुरुत्व की स्थिति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। ऊंचाई पर आदमी चढ़ता धीरे धीरे है, क्योंकि गुरुत्व के खिलाफ लड़ना होता है। अगर उतरने लगा तो तेजी से उतरता है। ऊंचाई से उतरा आदमी भीड़ सहन नहीं कर पाता, गुरुत्व बोध में छूट जाता है अकेला। इसलिए ऊंचाई पर चढ़ते वक्त जड़ से जुड़ा रहना भी जरूरी है, ताकि मजबूत बनी रहे आपकी स्थिति। इसीलिए ऊंचाई पर चढ़ते वक्त जड़ से जुड़ा रहना भी जरूरी है, ताकि मजबूत बनी रहे आपकी स्थिति। अगली कविता है प्रेम के लिए बहना पड़ता है। इसमें भी वैज्ञानिक सिद्धांतों का थोड़ा सा रूपण किया है। प्रेम के लिए बहना पड़ता है कविता है। पानी अपने गुरुत्व को तोड़ता हुआ पहाड़ से उतर आता है, नदी बनकर बहने लगता है समंदर की ओर। तोड़कर जड़त्व मोम बहने लगता है, धातुएं पिघल कर ढल जाती हैं सांचे में। ताप बहने लगता है ऊपर से नीचे की ओर, धारा बहने लगती है धन से ऋण की ओर। जब आंतरिक बंधनों से मुक्त होते हैं कण, तो बहने लगते हैं सही अर्थ में जुड़ने के लिए। जब आंतरिक बंधनों से मुक्त होते हैं कण, तो बहने लगते हैं सही अर्थ में जुड़ने के लिए। गुरुत्व और जड़त्व को तोड़े बिना नहीं हो सकता कोई प्रेम, प्रेम के लिए बहना पड़ता है। गुरुत्व और जड़त्व को तोड़े बिना नहीं हो सकता कोई प्रेम,
प्रेम के लिए बहना पड़ता है। तो 10 कविताएं हो गई हैं। क्या समय अभी परमिट करता है आगे और पढ़ने के लिए? तो मुझे बताया जाए। हाँ पढ़िए राजीव जी। हाँ पढ़ें, आप पढ़ें, जी जी समय परमिट कर रहा है। जी जी, धन्यवाद। अगली कविता है जवान होते बच्चों के पिता की दुश्वारियां। पिता नहीं चाहता बच्चे अभाव में जिए। अभाव देखकर पिता अपराध बोध में जीने लगता है। वह बना रहना चाहता है दोस्त बच्चों का, पर बच्चे सुस्त और शुष्क आदमी से दोस्ती नहीं करते। उन्हें तो प्रतिस्पर्धी चाहिए जो उनसे भी तेज दौड़े। उम्र आते आते पिता बिछड़ने लगता है। ऐसमय चेहरे पर आई झुर्री से डरने लगता है। पिता के पास अनुभव की पोटली होती है। वह चाहता है जो ठोकर मैंने खाई उसे बच्चे कभी न खाए। बच्चे सिर पर कोई बोझ ढोकर चलना नहीं चाहते, पर आदमी है कि खुद ठोकर खाकर ही सीखता है। पिता भी मुस्कुराना चाहता है बच्चों की हर गलती पर पिता डरता है कि बच्चों को बेरहम दुनिया का मुकाबला करना है। पिता भी मुस्कुराना चाहता है बच्चों की हर गलती पर पिता डरता है कि बच्चों को बेरहम दुनिया का मुकाबला करना है। मेरी मुस्कान कहीं बच्चों को कमजोर ना कर दे। मेरी मुस्कान कहीं बच्चों को कमजोर ना कर दे। अगली कविता है पानी का नहीं देश। पवन पंछी पानी का नहीं होता कोई देश। देश नहीं उतरता धरती पर खुद, उसे धरती पर उतारते हैं लोग। आदमी बनाता है भगवान को और कहता है कि भगवान ने बनाया है आदमी को। देश के साथ दिव्यता रखने वाले लोग देश के इतिहास और भूगोल में जीते हैं। वे मनुष्य के इतिहास को भूल चुके होते हैं। देश के साथ दिव्यता रखने वाले लोग देश के इतिहास और भूगोल में जीते हैं। वे मनुष्य के इतिहास को भूल चुके होते हैं। देश जरूरी है जैसे जरूरी है घर, पर घर को देश तो नहीं बना सकते। घर को बचाने के लिए देश बचाना जरूरी है। हम कैसे सोचना चाहते हैं, घर को देश, देश को धरती, या धरती को देश, देश को घर। आदमी की सोच सीमाएं गढ़ती हैं तो सीमाएं तोड़ती भी हैं। आदमी की सोच सीमाएं गढ़ती हैं तो सीमाएं तोड़ती भी हैं। अगली कविता है लड़कियां। इस जी से निवेदन है कि वह अपना स्पीकर म्यूट कर लें। अगली कविता है लड़कियां। लड़कियां जहां बैठती हैं प्रकृति उत्सव मनाने लगती हैं। लड़कियां जहां बैठती हैं प्रकृति उत्सव मनाने लगती हैं। पत्थर पर बैठती हैं बहती नदी के पास तो पैर डुबोकर बैठ जाती हैं। हाथों में लहरें नाचने लगती हैं। बैठती हैं किसी छतनार पेड़ के नीचे तो पत्ता उठा ही लेती हैं जो नाचने लगता है उंगलियों के बीच। बैठती हैं किसी छतनार पेड़ के नीचे तो पत्ता उठा ही लेती हैं जो नाचने लगता है उंगलियों के बीच। कभी उस पर सबसे नजर बचाकर लिख देती हैं सबसे प्रिय नाम। पत्ता उड़ने लगता है हवाओं में। कभी उठा लेती हैं कोई चटक फूल, उसकी तहों में ढूंढने लगती हैं बीज की उत्पत्ति। इस तरह महक उठती है जीवन की खुशबू। कभी उठा लेती हैं कोई चटक फूल, उसकी तहों में ढूंढने लगती हैं बीज की उत्पत्ति। इस तरह महक उठती है जीवन की खुशबू। लड़कियां जहां बैठती हैं प्रकृति उत्सव मनाने लगती हैं। अगली कविता है पत्थर। पत्थर की कठोरता देखकर ही नहीं तय कर देना चाहिए पत्थर का व्यवहार। पत्थर की कठोरता देखकर ही नहीं तय कर देना चाहिए पत्थर का व्यवहार। सभी पत्थर नहीं होते पत्थर दिल। पत्थर जब पहाड़ बन जाता है तो अपने भीतर से झरने देता है मीठा झरना।
जौहरी ही पहचानते हैं पत्थर का वजूद। पत्थर कटेगा तो संवरेगा, घिसेगा तो चमकेगा। पत्थर ही है पन्ना, पुखराज और कोहिनूर। पत्थर जब बिछ जाता है बुनियाद में, नहीं खिसकने देता है जमीन। पत्थर जब बिछ जाता है बुनियाद में, नहीं खिसकने देता है जमीन। पत्थर को पीसकर कितना भी कर दो चकनाचूर, यह पत्थर का मिजाज ही है कि वह नहीं छोड़ता अपना गुणधर्म। थोड़ी सी नमी मिलते ही वह जुड़ने लगता है, बन जाता है एक दिन फिर पत्थर, ताकि मजबूती से जुड़ती रहे घरों की छत, नदी का पुल और सहारे की दीवारें। ताकि मजबूती से जुड़ती रहें घरों की छत, नदी का पुल और सहारे की दीवारें। एक कविता और पढ़ लेता हूं, हंसी। हंसी को महसूस किया जा सकता है बिना चेहरे के भी। हंसी को महसूस किया जा सकता है बिना चेहरे के भी। हंसी भी गढ़ती है आभा या तोड़ती है भ्रम, इसलिए कुशल आदमी हंसते हैं सचेत होकर। हंसी कर देती है हल्का, पर हंसी में नहीं होना चाहिए हल्कापन। मौका और प्रभाव में हंसी गढ़ने लगती है प्रतिरूप। हंसी कर देती है इनकार, हंसी कर लेती है इकरार। हंसी भर देती है अहंकार, हंसी तोड़ देती है अहंकार। हंसी डाल देती है दरार, हंसी पैदा कर देती है प्यार। हंसी मान लेती है उपकार, खत्म कर देती है तकरार। चिरोरी और खिसियाना भी करते हैं धूर्त लोग बड़ी कुशलता से हंसी हंसी में। अपने अक्ष बदलकर इतने काम कर लेती है सिर्फ हंसी, जो नहीं कर पाते शब्द चाह कर भी। आदमी का कद और हंसी का रूप किस तरह बनते हैं। जन समूह में विशिष्ट जन हंसते हैं भारी हंसी। कभी प्रभावी व्यक्ति की हंसी में मिलानी पड़ती है हंसी। कभी हंसना पड़ता है सम्मान में भी, कभी रोके नहीं रुकती हंसी और फूट पड़ता है हंसी का गुब्बारा। हम हंसें क्योंकि हंसी भी है ऊर्जा का स्रोत, पर याद रखे न बने हंसी का पात्र। जब तक हंसी रहेगी तब तक रहेंगे दोस्त, पर दुख इस बात का है कि हमारे समय में भूलते जा रहे हैं लोग हंसना। पर दुख इस बात का है कि हमारे समय में भूलते जा रहे हैं लोग हंसना। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश जी। अभी आप सभी ने विभिन्न भावों की कविताएं सुनी जो कि डॉक्टर राजेश पाल जी द्वारा रचित थी। पानी हूं पर आग लग जाती है मेरे भीतर। इस कविता में, इस पंक्ति में बड़ी खूबसूरती से विरोधाभास का जो वर्णन किया है सर ने, वो बहुत ही तारीफे काबिल है। और एक और पंक्ति मुझे याद आती है विरोधाभास की, कि सूखे पत्तों पर पांव और चलने की आवाज भी ना हो। ये एडवोकेट अनिल संधू द्वारा लिखी एक कविता की एक पंक्ति में मैंने बोली है। और लोहे को लोहा मानना ही पड़ेगा। लोहा जिसे समाज ने सबसे निचले दर्जे पर रखा, लेकिन आज देखिए कि उसके कंधों पर सभ्यता खड़ी है और आखिरकार लोहे ने अपना लोहा मनवा कर ही छोड़ा। और जो स्त्री मन के भावों को भी डॉक्टर राजेश पाल जी ने बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया है अपनी कविता लड़कियां में। और पत्थर कितना कठोर और जुड़ने की भावना कितनी कोमल। इन दोनों ही भावनाओं का बड़े ही सलीके से और बहुत ही बढ़िया तालमेल आपने अपनी कविता पत्थर में किया है। इस कार्यक्रम का जो हमारा दूसरा चरण है उसमें डॉक्टर राजेश पाल की कविताओं पर चर्चा करेंगे हीरालाल राजस्थानी जी, संरक्षक दलेस, और मिथिलेश श्रीवास्तव जी, संयोजक लिखावट। कार्यक्रम के साथ हमारे बहुत सारे और भी हमारे श्रोता और हमारे विद्वान मित्र जुड़े हुए हैं। सुरेश जी हैं, अनिल कुमार जी, ब्रिजमोहन जी,
खेमचंद जी, खेमराज जी, चंद्रकांता जी हैं, अरविंद भारती जी हैं, राम जी यादव हैं, बजरंग बिहारी जी हैं, मोनी मोनी है, एक मेरी स्टूडेंट है, वो भी मेरे कार्यक्रम को देखती है। ये जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उसके साथ वो रोज जुड़ती है। सतीश खनगवाल जी हैं, राम भरत जी हैं, मामचंद जी हैं, नवीन कुमार जी हैं और धीरज कुमार जी हैं। ये भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर सर्वेश मौर्य अभी अभी जुड़े हैं, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, डॉक्टर राजेश पाल जी की कविताओं पर चर्चा करने के लिए। श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है मंच पर। जैसे मैंने आपको बताया है कि इस कार्यक्रम के 2 हिस्से हैं। प्रथम हिस्से में डॉक्टर राजेश पाल जी ने अपनी कविताओं का वाचन किया है और दूसरे हिस्से में उनकी कविताओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें मैं श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी को सबसे पहले बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी। कविता पर बात करने से अधिक महत्वपूर्ण मुझे लगता है कविता पढ़ना और सुनना। राजेश पाल जी की कविताएं हम लोग सुन रहे थे और मन में कई दृश्य उभर रहे थे। राजेश पाल जी के इस आज के कविता पाठ दरअसल दलित कविता पर, दलित साहित्य पर बात करने के लिए जो लिखावट की ओर से, हीरालाल जी की ओर से यह प्रस्ताव रहा और हम लोगों ने तय किया कि समकालीन दलित कविता पर बात गंभीरता से और शिद्दत से हो। कल हमने उसकी पहली कड़ी संपन्न की और वो अब लिखावट के YouTube पर उपलब्ध है। आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और लिखावट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह सिलसिला अचानक शुरू हो गया हो ऐसा नहीं है। कविता पर बात करने के लिए, साहित्य पर बात करने के लिए एक सहूलियत के लिए हमने जरूर कह दिया है कि ये दलित कविता है, ये मुख्य धारा की कविता है। लेकिन सचमुच पूछिए तो सब एक ही धारा की कविताएं हैं, सब दुख की कविताएं हैं, रुदन की कविताएं हैं। कल हीरालाल राजस्थानी जी कह रहे थे कि रुदन की शैली अलग नहीं होती है। जो दुख में है, जो पीड़ित है, सब जगह रुदन एक ही तरह से। कहते हैं ना डीप ब्रीदिंग, जो दुख जितना गहरा है रुदन भी उतना ही गहरा होगा। हम दलित कविता को इस अर्थ में देखते हैं, वहां दुख है, शोषण और अत्याचार रहे हैं, तो वो जो कविता आ रही है उस कविता का महत्व बहुत अधिक है। हम ये ना समझें कि वो दलित की कविता है। ये सारी कविताएं मनुष्यता की कविता है, दमन के खिलाफ की कविता है, शोषण के खिलाफ कविताएं हैं। बहुत संघर्ष हुआ है, आजादी से लेकर अब तक संघर्ष चल रहे हैं। लेकिन एक जो मानसिकता है, वो मानसिकता आसानी से बदलती नहीं है। इसलिए साहित्य और प्रतिरोध की जगह
अपनी जगह बनी रहती है। दलित साहित्य, दलित कविता इस जरूरत को पूरी कर। शोषण के औजार और जगह भी हैं, लेकिन जो इस समाज में जो शोषण के तौर तरीके हैं वो अमानवीय है, और उस अमानवीयता की बातें हम लोग करते आ रहे हैं, करते रहेंगे जब तक यह निर्मूल ना हो जाए, इसका निर्मूल खत्म ना हो जाए। हम तब तक ऐसी कविता लिखते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे। राजेश पाल जी की एक कविता की पंक्ति है, सभ्यता को सर पर ढोकर। बहुत मार्मिक कविता है, इसमें बहुत सारे दुख शामिल हो जाते हैं। वे कौन लोग हैं जो सभ्यता को ढोकर ले जाते हैं? वो मामूली इंसान नहीं है जो सभ्यता को ढोते हैं। और सभ्यता का ढोना एकांगी नहीं होता है, उसके होल 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 में उसको देखना चाहिए। तो सभ्यता जो ढोता है वही सबसे ज्यादा यातना का शिकार होता है, शोषण का शिकार होता है। राजेश पाल जी की वो कविता मुझे अभी भी हॉन्ट कर रही है, और मुझे लग रहा है कि ये कविता मेरे भीतर क्यों नहीं आई। वो नहीं आएगी, क्योंकि मैं जहां से आता हूं वहां मेरे जैसे लोग सभ्यता को सर पर रख कर नहीं ढोते हैं। ये तो राजेश पाल जी ही लिख सकते हैं, ये उनका अनुभव है, और ये सामान्य अनुभव नहीं है, बहुत मूल्यवान अनुभव है। और इस बात को कविता के माध्यम से इस समाज को समझना होगा कि जिन लोगों ने सभ्यता को सदियों से ढोया है अपने सर पर, वैसे लोगों के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो अपनी मानसिकता बदल कर खत्म किया जाना चाहिए। बोलना बंद नहीं कर देना चाहिए। ये भी राजेश पाल जी की कविता, पत्थर कविता, पत्थर में कितनी खूबसूरती से उन्होंने उसको बिंब के रूप में लिया है कि पत्थर के भीतर जरा भी नमी हो तो वो उर्वर हो जाता है। वही जीवन है, जरा सी भी नमी बची हो तो हमारे भीतर वो उर्वरता होनी चाहिए। समाज बनाने का उसमें संकल्प हो, विकल्प हो। लोहा और सोना और फसलें कविता आपने सुनी ही, राजा की भाषा कविता सुनी, तो इन तमाम कविताओं में राजेश जी ने ये नहीं, ये पूरी उनकी कविताएं पूरी मनुष्यता की कविताएं हैं। अगर थोड़ा सा हम ऊपर उठ के देखें तो वो किसी समाज के भीतर रहने वाली कविताएं नहीं है, ये पूरे भारतीय परिवेश की कविताएं हैं, पूरे भारतीय शोषण तंत्र के खिलाफ की कविताएं हैं। मैं राजेश जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस मंच से कविता पाठ करना कबूल किया और इतनी अच्छी कविताएं हम लोगों को आज शाम को सुनने के लिए मिली हैं। और भी कई वक्ता हैं जिनसे आप अनुरोध कर सकती हैं, तो मैं अपनी बात अभी यहीं विराम देता हूं अपनी बात का, और फिर कभी हम लोग राजेश पाल जी पर ही
एक और कार्यक्रम करेंगे जिसमें उनकी कविताओं पर चर्चा होगी, फिर होगी। इनकी कविताएं बार बार चर्चा की मांग कर रही हैं। तो मैं इसी के साथ सरिता जी का धन्यवाद करता हूं और उनसे आगे कार्यक्रम को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। सरिता जी। शुक्रिया मिथिलेश जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि आपने कहा कि कविता क्या है, आपने बड़े ही सुंदर और सहज शब्दों में कविता की व्याख्या की। आई वुड लाइक टू से पोइट्री इज नॉट सच अ थिंग दैट समवन सेज आई विल राइट अ पोएम टुडे। नो, पोएम इज नॉट रिटन इन सच अ वे। Poem needs a poetic heart. It is a thing of beauty that is a joy forever. This is the beautiful line by John Keats, another romantic poet in English literature. तो ये जो कविता है, उसे करने के लिए, उसे लिखने के लिए एक पोएटिक हार्ट होना ज़रूरी है। जो कवि हृदय होते हैं उन्हें पत्थर में भी कविताएं दिख जाती है, जैसे कि राजेश पाल जी ने पत्थर के ऊपर भी एक कविता लिखी है। और बहुत सारे लोग हम देखते हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं और आगे चले जाते हैं, बट जो एक कवि हृदय होगा उसी को ही उसमें कविता, उस चीज़ में कविता नजर आएगी। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री हीरालाल राजस्थानी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो डॉक्टर राजेश पाल जी की कविताओं पर अपने विचार रखें। हीरालाल राजस्थानी जी, आपका स्वागत है। इसी बीच हमारे कार्यक्रम के साथ पुरुषोत्तम शर्मा जी और सत्य सिद्धार्थ जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हीरालाल राजस्थानी जी, आप अपनी बात रखेंगे अब। बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी। और जैसा कि जो है मंच पे से कहा गया कि द्वारा मिथिलेश जी के कि इस तरह की कविताएं जो है मैं क्यों नहीं गढ़ पाया। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य ही जो है इस बात को साबित करता है कि जो चीज़ें भोगी जा रही हैं, जो स्वाद हमने चखा है, उस स्वाद का जो है जायका तो जो है वही व्यक्ति बता सकता है जो उसको चख रहा है। तो राजेश पाल जी की कविताओं में वो स्वाद है और उस स्वाद के साथ में जो वो अपनी कविताएं गढ़ते हैं। जबरन कविताएं बनाई हुई नहीं है, ये तो बिल्कुल दावे के साथ कहा जा सकता है। राजेश जी ने अपनी कविताओं में जो एक दलित जो मूवमेंट को लेकर या जो सर्वहारा वर्ग जो है उसके शोषण की जो है रूप को लेकर प्रकृति के बिंबों से लेते हुए उन्होंने अपनी बात कही है। तो ये भी जो है एक अच्छी बात है कि हम काफी समय से जो है कहते आए हैं कि दलित जो साहित्य में खासतौर से कविताओं में जो है वो जो कलात्मकता जो है वो कलात्मकता जो है गायब है। तो यहाँ पर जो हम राजेश पाल जी की कविताएं सुन रहे थे, तो उस सहज भाव से जो है वो उस कलात्मकता के जो है के अंदर भी प्रवेश करते हैं। वो अपनी संवेदनाओं से जो है उन उन चीज़ों को अपने बिंबों प्रतीकों के द्वारा जो है प्रस्तुत करते हैं, जो पहले कभी दलित कविता में देखने सुनने को नहीं मिला। उनकी कविताओं में फसलें हैं, किसान हैं, पत्थर है, पानी है, तमाम जो चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो जो है सामने आती है। उनके द्वारा जो है माध्यम से जो है अपनी जो संवेदनाएं हैं जो उभर के आती हैं। ऊंचाई एक कविता है इसमें, और ऊंचाई कविता पर जो है एक संत है दुर्बलनाथ जी, उनका एक दोहा है कि ऊंचे पानी न टिके। हीरालाल जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, एक मिनट फोन को और पास करिए, वो निकाल दीजिए ना। हाँ नहीं, दरअसल इससे बात बनेगी नहीं। अब देखिए आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ, तो जो दोहा मैं बता रहा था दुर्बलनाथ जी का, तो वो दोहा है
ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा हो जो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। तो ये जो ऊंचाई है, जो ऊंचाइयां हमने जो है गढ़ ली है, समाज के कुछ ऐसे लोगों ने जो गढ़ ली है अपने वर्चस्व जो है कायम करने के लिए, तो वो ऊंचाइयां जो है किसी काम की नहीं है, वो मनुष्यता के आड़े आने वाली चीज है। उसी उसी जो भाव को राजेश पाल जी ने लोहा और सोना में व्यक्त किया है। लोहा और सोना में वो जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है इस बात को उभार के लाते हैं कि मैं तो जो है सदियों से सभ्यताओं का निर्माण करता चला आ रहा हूँ, और वो उस सोने के प्रतीक के रूप में कहते हैं कि तुम्हारे भी जो तुम्हारे को भी गढ़ने में जो है मेरा हाथ है, लेकिन तुम जो है मेरी उस उपस्थिति को दर्ज नहीं करते। ये कितनी बड़ी बात है। ये मतलब ये कैसे जो है इस कहें कि इस बात को निकालने का जो तरीका इन्होंने इजाद किया, जो ढूंढा है, वो अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। मैं जब याद करता हूँ मलखान सिंह जी को, तो मलखान सिंह जी जिस तरह से जो पहली पीढ़ी की जो कविताएं जिस तरह से सटीक एकदम से सीधा सीधा जो है टकराती हैं, चुनौती देते हुए, ललकारती हुई कहती हैं, और सुनो ब्राह्मण जैसे उनकी कविता है, तो उसके उसके जो है बाद में यदि हम देखें कि जो एक व्यवहारिक तौर पे जो एक अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ा है, एक वो ऐसा अंतर जिस अंतर को जो है हम घुलने मिलने वाली जो है प्रक्रिया में मानते हैं, व्यवहारिकता में मानते हैं। यहाँ पर मलखान सिंह जी जो है, या कहें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है, नहीं, हम तो बीच वो बीच वो मतलब जब ऊंचा खड़ा दाल हो भात कहीं भुजिया चौराहे पे खड़ा होके, तो या हमने खाते कभी कभी मतलब नीचे जाता है वो किसी ठीक जो है। है सभा में खड़े होकर ललकारते हैं अपनी तो कविताओं के द्वारा उसमें दवा एक उस और वर्ण ऐड कर व्यवस्था दिया था, को। ऊपर जाने लगा। तो वो जो वर्ण व्यवस्था को तो मैं ललकारना उसको है सीधे सीधे, देखता हूँ, मैं उस कहूंगा कि स्थिति ऐसा में कॉम्बिनेशन बन रही है। डॉक्टर राजेश हाँ, पाल जो है साथ मिथिलेश जी आपकी आवाज आ रही है, इसे कम कर लीजिए। साथ बैठकर जो है साउंड प्लीज म्यूट म्यूट कर लीजिए डिस्कशन में इसे। लाते हैं। तो कहीं आवाज आ रही है किसी साथी की, व्यवधान पड़ रहा है। मिथिलेश जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो ये जो साथ बैठकर बात कहने का जो अंदाज जो राजपाल जी में है, वो जो है उसका अनुसरण होना चाहिए, उस शैली को जो है अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें जो है अब मिलकर बैठकर बात करने की आवश्यकता है। और ये जो मिलकर बैठना जो है, ये इतना जरूरी है इस मनुष्यता को जो है बचाने के लिए, इतना ज़रूरी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जिस तरह से इस जो है 8-10 साल में जो है हम 50-60 साल पीछे की ओर धकेल दिए गए हैं, ऐसा भी संभव है कि हम जो है और जो है सदियों पीछे धकेल दिया जाए। तो ये जो मिल बांट के जो बैठकर बात करने की जो आवश्यकता है, वो इनकी कविताओं में जो साफ तौर से झलकती है। इनकी जो शैली है, इतनी सरल भाषा है, मतलब जो कहने का तरीका है वो मतलब सहज ही जो है किसी भी इंसान के जो जहन में उतर जाएगी। जैसे कि संचालक महोदय ने अभी जो है इनकी जो कविताओं पर जो है एक कहें कि पढ़ते हुए जो अपना दृष्टिकोण दिया है, वो मतलब ऐसे कहने से नहीं हुआ है। उनको उनको लगा तो उन्होंने जो है इसको किया है, नहीं तो उनका एक व्यवहारिक तौर यही था कि संचालन करें और अपना आगे, लेकिन उन्होंने जो है इसको पकड़ा है। वही पकड़ जो है हर व्यक्ति जो इनकी कविताएं पढ़ेगा, सुनेगा, उसके जो है चित्त से जो है यही चीजें जो है उजागर होंगी, निकलेंगी। इनकी कविताओं पे नामवर सिंह जी ने भी जो है बहुत ही कहें कि वो इनको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन उनके हाथ में इनकी जो कविता लगी, पानी हूं करके कुछ, वो कविता जो संग्रह जो लगा, और उस पे जो है वो दूरदर्शन में जो है डिबेट करते हैं उस पे, मदन कश्यप और जो है नामवर सिंह जी। तो ये एक ईमानदारी है जो जो
वहाँ से जो है पकड़ी गई है। और ये भी एक जो है मैं कहूँगा कि राजेश पाल जी की जो कविताओं के जो है इस जो है संग्रह के लिए, या इनके जो जितने भी कविताएं यहाँ पढ़ी हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि ये उस टैग को भी जो है हटाती हैं कि रिपीटेशन जो है कविताओं में जो है आ रहा है। ये जो अलग तरह का जो अनुभव है, और जो अलग अलग तरह के अनुभव को किस तरह से हमें कहना है, वो जो एक मैत्री भाव जो निकल के आता है कि इतनी विषमताएं होने के बाद भी इनकी कविताओं में जो वो उम्मीदें, वो जो है कहें कि वो जो आस जो है, वो जो एक नजदीकियां जो बराबरी की जो बात हो, समता की, बंधुत्व की जो बात आती है, वो जो है हटती नहीं है, उसको पकड़े पकड़े हुए है। तो ये इस कवि, इस जो है कवि की जो है कहें कि कामयाबी कही जाए कि इन्होंने जो है इस तरह की रचनाएं रची हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो है दौर अब चलेगा। और ये दौर जो है इन दलित कविताओं का होगा, इन जन कविताओं का होगा, जो ऐसा कवि जो सभी की बात कर रहा है। किसान पे कितनी अच्छी कविता उनकी है कि किसान जो है किस तरह से जूझता है, और वो जो है अपने पसीनों को, लहू को पसीना करता है। तो किसान पे भी जो है वो करते हैं। वहां पर आप देखिए कि जाति जाति भेद या इस तरह का कोई उनके दिमाग में नहीं है, लेकिन वो उस मेहनत की जो है बात जरूर करते हैं। इनकी कविताओं में वो मेहनती रंग जो इसके अंदर जो झलकता है, वो मेहनती रंग जो है जाति के बिल्कुल हटके झलकता है। और जाति जाति जो भेद जो है, जैसे लोहा और सोना है, जो जाति भेद को कितने सुंदर तरीके से जो है वो एकदम जो है पॉइंट कर देते हैं। राजेश पाल की कविताएं चुभन नहीं देती। वो वो जो है एक एक संवेदना क्रिएट करती है। वो संवेदना मनुष्यता के प्रति क्रिएट करती है। उसमें जो है कोई इस तरह का भाव नहीं है कि हमने जो कह दिया वो कह दिया। वो चारों तरफ जो है अपने दृष्टिकोण को जो है फैलाकर अपनी कविताओं को जो है गढ़ते हैं। कोई उसमें जो है कट्टरता नहीं झलकती है कहीं। इतनी सॉफ्ट तरीके से बात कहना, जिसको हम जो जब जो ये संचालक होते हैं बड़े बड़े जो है चैनलों में, या जो इस तरह के जो कार्यक्रम करते हैं, कलात्मक कार्यक्रम, उनकी उनकी जो बोली भाषा, जिस तरह की मधुर वाणी जो होती है, लेकिन उसी में जो है वो अपने उन कामों को भी कर जाते हैं। उसी तरह से जो है कर्णप्रिय जो है इनकी कविताएं हैं। और वो हल्की सी जो है मतलब हवा के झोंके की तरह जो है वो उस बात को जो है समझा ले जाती हैं। और वो जो है कहने का जो तरीका है वो ऐसा नहीं कि पल भर का हो या क्षणिक हो। वो जो है बहुत गहरे तक जो है बैठने वाला है। वो बिल्कुल गहरे तक प्रहार करने वाला है। तो ये जो है इनकी कविताओं का जो है सौंदर्य है। और जिस तरह से वो लड़कियों पे जो कविताएं लिखते हैं, तो वो किस तरह से इनकी कविताओं में पानी जो है एक कहें कि बार बार आया है। तो वो पानी में पैर देती हैं और हाथ जो है वो तरंगित हो उठते हैं, लहरा उठते हैं। तो वो ये जो मतलब अनुभव जो है किस तरह से जो है, और इनकी कविताएं जो है जिस तरह से मैं कहूँगा कि जो कैलाश चंद चौहान की एक कहानी संकलन निकला था, दलित प्रेम कहानियां। तो वो जो एक जो अनुभव है प्रेम का, वो जो प्रकृति के, मनुष्यता के प्रति, वो जो एक कहें कि पृथ्वी के प्रति जो इनका प्रेम है, वो जो है बारंबार जो है इनकी कविताओं में आता है। और मैं समझता हूँ कि दलित कविताओं का ये विस्तार है, ये विस्तृत एरिया जो इन्होंने चुना है, उसको जो विस्तार दिया है कि नहीं, हमें इस तरह से भी सोचना चाहिए। तो वाकई जो है मैं कहूँगा कि जो हिंदी साहित्य है, उसको जो है कहें कि उसकी जो बराबरी करने की जो बात है, वो यहाँ से जो है स्वर फूटते हैं।
तो ये जो कवि के रूप में हमारे सामने है राजेश पाल जी, वाकई जो है मैं इनको मेरी पहली मुलाकात इनसे अभी हाल ही में हुई है, 2 साल मेरे ख्याल से हुई होगी बातचीत करते हुए। लेकिन जब मैंने इनको पढ़ा तो वाकई जो है ये इस दलित लेखन को, खासतौर से जो कविता का क्षेत्र है, उसको समृद्ध करते हैं। और इस समृद्ध भाव को जो है हमें तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इनकी रचनाओं पे जो है उस तरह से काम होना चाहिए जिस तरह से जो है एक वैचारिकी पे काम होता है, क्योंकि इनकी कविताओं से बहुत कुछ पाया जा सकता है। और हम जब इनकी कविताएं सुनते हैं या पढ़ते हैं तो किसी भी जो है कवि से जाके प्रभावित नहीं लगते, उनकी जो रचनाओं को छूते तक नहीं है। एक अलग जो है रास्ता बनाती है इनकी कविताएं, एक अलग थलग जो है संसार बन रचती है इनकी कविताएं। कहीं से भी कोई बिंब नहीं टकराते हैं किसी और कवि के, लेखक के। तो ये जो है एक कहे कि इनका विचार जो क्षेत्र है वो बड़ा मजबूत जो है एक ढांचा जो है तैयार करती है। और ये कैसे जो है होता है एक रचनात्मक जो आदमी, क्रिएटिविटी जो जिसके अंदर होती है, तो वो उनको जो है बनाने में सफल होता है। और इन चीज़ों से बचना कि कहीं जो है किसी का प्रभाव जो है उसमें ना आ जाए, तो ये जो है ये बात जो है सोचते हुए रचना करना बड़ा मुश्किल काम है। इसमें जो है इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं जो है इनको बधाई देता हूँ कि आप जो है हमारे साथी हैं और इस तरह का रच रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ियां हैं मुझे लगता है कि सबक लेंगी आपकी रचनाओं का। मुझे लगता है कि ये दौर इसी तरह की रचनाओं का होने वाला है। और जो दूसरी पीढ़ी जो आपने दूसरी पीढ़ी का जो भार संभाला है, मुझे लगता है कि मजबूत कंधों पे है। और इसी तरह के जो है कुछ और हमारे साथी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी एक कविता संग्रह है तुम भी सोचो, उस पर एक कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें भी जो है बहुत ही उम्दा तरीके से जो कार्यक्रम हुआ। और कुछ लोगों ने जो पहली बार इनको पढ़ रहे थे, उन्होंने उसी भाव से जो है इनकी प्रशंसा की, इनकी जो है उसी एंगल से तारीफ करी। और ये उसके जो है कहें कि भागी भी हैं, उसके हकदार हैं उस तारीफ के। तो मैं शुभकामनाओं के साथ जो अपने जो है विचारों को ही विराम दूंगा। और आज की जो है सफल कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हीरालाल जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो डॉक्टर राजेश पाल जी की कविताओं में है, पानी का बहुत प्रयोग हुआ है, पानी शब्द का बहुत यूज़ किया है उन्होंने। धरती से जुड़े रहने वाले कवि हैं वो। तो जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, हमारे आसपास का वातावरण भी, वो भी लेखनी को बहुत अधिक प्रभावित करता है। और डॉक्टर राजेश जी तो रहते हैं इतनी खूबसूरत जगह पर उत्तराखंड में, तो वहाँ की जो खूबसूरती है, जो नेचर है, इट इज़ सीन, इट कैन बी सीन एट इट्स फुलेस्ट ब्यूटी। तो वो तो नज़र आएगा ही आपकी कविताओं में। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि कोई और साथी हमारे कविता पर बातचीत करना चाहेंगे, तो शायद संतोष जी हैं जो कुछ कहना चाहती हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है। संतोष सामरिया जी। जय भीम दलित संघ सदस्यों को। मैं अपनी कविता कहने जा रही हूँ। कहते हैं पियर नहीं है तेरा परिवार, कहते हैं ससुराल है तेरा घरबार, और ससुराल में ठहराया गया हर बात के लिए कसूरवार। नहीं लगा मुझे ससुराल कभी मेरा परिवार, ना पीहर में मिली मुझे कोई उड़ान,
मैं कदम कदम पर रह गई जरूरत का सामान। मैंने हर पल दिया इम्तिहान, परिणाम में मिला उल्टा, कमीनी कुलक्षणी कहकर किया गया मेरा अपमान। करते रहे मेरा उपयोग किसी निर्जीव वस्तु सा। मुझे कविताओं की प्रेरणा श्री हीरालाल राजस्थानी जी से और सुनीता जी से मिली। इन्होंने मेरे को बोला भी तुम लिख सकते हो। आज मैं इनकी वजह से प्रोग्राम में हूँ। और जिस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, सबकी कोशिशें इतनी अच्छी है ना, तो बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। अनुराधा जी से राजस्थान हीरालाल जी, सुनीता जी, डॉक्टर राजेश जी, सभी एक से एक लेखनीय है। बहुत ही सुंदर कविताएं हैं। आपसे तो हमें सीखने को ही मिल रहा है। और प्रोग्राम जैसे आगे बढ़ रहा है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये आगे तक ही जाना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, आगे काफी आगे बढ़े। जी संतोष जी, आपने बड़े ही साधारण सुंदर शब्दों में अपनी कविता रखी और थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कार्यक्रम अच्छा भी लग रहा है। तो अब इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलते हैं। डॉक्टर राजेश पाल जी की कविताओं के बारे में जो बात मैंने नोट की है, most of the poems are in free verse, means कि there is no rhyme scheme, but it doesn't matter whether the rhyme scheme is used or not, क्योंकि अगर कविता अपनी बात रख जाती है, सामने पढ़ने के वाले मन को छू जाती है, तो वो कविता सक्षम होती है अपनी बात रखने में, पूरा उसका प्रभाव रहता है। तो कल भी इसी कड़ी में मैं आप सभी का इसी कड़ी में 6 बजे फिर से आपका स्वागत रहेगा। तो मैं आज के कार्यक्रम में जो आमंत्रित कवि हैं डॉक्टर राजेश जी, मिथिलेश जी, हीरालाल राजस्थानी जी, संतोष जी, हेमचंद जी, मामचंद जी, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही 2 साथी हमारे जुड़े थे, सन्नी पाल और चित्रंजन जी। चित्रंजन जी ने कहा है कि उन्हें बेहद अफसोस रहा कि वो कविताएं नहीं सुन पाए, लेकिन कार्यक्रम के साथ जुड़े, तो आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर घनश्याम जी और विद्या सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे। बीच में डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी जी जुड़े थे, बट इस वक्त वो नहीं है, तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और कल के कार्यक्रम में आप सभी को फिर से आमंत्रित करती हूँ। तो कल फिर से आप सबका स्वागत रहेगा और इंतज़ार रहेगा कल शाम 6 बजे का। आप सभी का फिर से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद सत्तर जी। जी, जिन साथियों को राजेश पाल जी की कविताएं सुनने को नहीं मिली हैं, वो लिखावट के YouTube चैनल पर थोड़ी देर के बाद जा सकते हैं, लिखावट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी कमेंट्स कर सकते हैं और राजेश जी की सारी कविताएं वहाँ सुन सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी, आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं अगले प्रोग्राम में 7 बजे। कल का कार्यक्रम 7 बजे का टाइम दिया है। जी सर। तो आप लोग नोट कर लेंगे और लिखावट के YouTube पर जरूर विजिट करें, वहाँ भी सुने, सब्सक्राइब करें। तो आप सबका धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। शुक्रिया सर।